हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो आरबीआई सर्कुलर के इस सीरीज में आज एक बार फिर से हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शन 2025। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज किया है जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने क्योंकि वेबसाइट के थ्रू आपको क्लियरली समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर मैंने ये स्क्रीनशॉट बस रख दिया है कि 19 जून को ये सर्कुलर रिलीज हुआ था और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें से जो मेन पॉइंट है वो मैंने पीपीटी में रखा हुआ है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हेडलाइन क्या है। यहाँ पर बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शन 2025 applied to all banks, non-banking financial companies and all India financial institutions collectively referred to as regulated entities। मतलब वो सभी entities जिसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो या फिर वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, इन सब के लिए क्या किया गया है, आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है, एक गाइडलाइन रिलीज किया है। ठीक है, क्या है वो हम आगे समझेंगे। These directions aim to streamline and strengthen the regulatory framework for project based lending। तो ये जो डायरेक्शन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग है, मतलब परियोजना आधारित ऋण है, उसके लिए इस फ्रेमवर्क को बनाया गया है सो दैट इसको हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, स्ट्रीमलाइन कर सकें। ठीक है, ओके देखिए, अगर हम प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात करें तो इस नए फ्रेमवर्क के अंडर बोला गया है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस इसको डिफाइन किया गया है एज अ लेंडिंग वेयर प्रोजेक्ट रेवेन्यूज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रीपेमेंट। मतलब जब आप लोन लेंगे और जब आप रीपेमेंट करने के लिए जाएंगे तो जो आपने प्रोजेक्ट फाइनेंस कराया था वो मेन सोर्स होगा, है ना। तो यहाँ पर इस नए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बोला गया है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस ये वो लेंडिंग है वेयर प्रोजेक्ट रेवेन्यूज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रीपेमेंट। अभी आगे ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रोजेक्ट रेवेन्यू है, मतलब जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने फाइनेंस कराया था उससे आपको जो प्रॉफिट मिला है उसको आप यूज करेंगे उस लोन के रीपेमेंट के लिए। ठीक है, कैसे वो भी आपको आगे समझ में आएगा। चलिए, द लोन इज सिक्योर्ड प्राइमरली बाय द प्रोजेक्ट्स एसेट एंड कैश फ्लो, नॉट द बारोवर्स जनरल क्रेडिट वर्दीनेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो ऋण है ना, ये मुख्य रूप से परियोजना की परिसंपत्तियों और नकदी प्रवाह द्वारा सुरक्षित होता है, ना कि उधारकर्ता की सामान्य साख द्वारा। वही है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने फाइनेंस कराया था उससे आपको जो प्रॉफिट हुआ है उससे आपको रीपेमेंट करना है। ठीक है, समझ में आया। इस नए फ्रेमवर्क के अंडर प्रोजेक्ट फाइनेंस यही डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या। These directions are issued to provide a harmonized framework for financing of projects in infrastructure and non-infrastructure, including commercial real estate and commercial real estate residential housing sector by regulated entities। तो अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, है ना, प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या मतलब कौन से प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात हो रही है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके फाइनेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो प्रोजेक्ट्स है ना, फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जैसे कि आपका कॉमर्शियल रियल एस्टेट हो गया, कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग हो गया, जो कि रेगुलेटेड एंटाइटीज के द्वारा इन सभी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है। तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, ओके। अप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब किन किन पर ये अप्लीकेबल होगा, किन पर अप्लीकेबल नहीं होगा, किसकी बात करें हम, इस नए डायरेक्शन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि ऑल कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऐड करते हुए इन सब पर ये एप्लीकेबल होगा, एक्सक्लूडिंग किसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक लोन देता ही नहीं है तो पेमेंट बैंक पर तो ये डेफिनेटली नहीं एप्लीकेबल होगा। लोकल एरिया बैंक पर भी नहीं एप्लीकेबल होगा और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। याद रखना कि ये किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये एप्लीकेबल होगा किस पर, ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर, इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी होंगी, ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, इन सब पर ये क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। किस पर अप्लीकेबल नहीं होगा, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, इन पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, आरबीआई ने ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो नया गाइडलाइन दिया है, कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर इनको ये पावर दिया गया है, मतलब किस पावर का यूज करके इन्होंने ये गाइडलाइन रिलीज किया है। तो ये यहाँ पर मैंने आरबीआई की वेबसाइट का जो सर्कुलर था, है ना, वो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, सो दैट आप इजिली याद कर सकें। तो सबसे पहले, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 21 एंड 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 21 एंड 35A के अंडर ये गाइडलाइन रिलीज की गई है। दूसरा यहाँ पर चैप्टर 3B ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, तो आरबीआई एक्ट 1934 के चैप्टर 3B एंड सेक्शन 30A ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, तो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के सेक्शन 30A का यूज किया गया है। तो इन सभी पावर्स का यूज करके, है ना, इन सभी एक्ट और सेक्शन का यूज करके ये पावर क्या किया है, मतलब ये जो गाइडलाइन है ना, इसको रिलीज किया गया है इन पावर्स का यूज करके। समझ में आया? यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, वो स्टेटमेंट फॉर्म में है, पैरा फॉर्म में है, और मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। क्लियर है? ओके, चलो अब नेक्स्ट पर आते हैं। इफेक्टिव डेट, ये कब से आपका इफेक्ट में आएगा? ये जो डायरेक्शन, ये जो गाइडलाइन रिलीज की गई है, ये आपका इफेक्ट में कब से आएगा? सो दीज डायरेक्शंस शैल कम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। याद रखना, ये आपका 1 अक्टूबर 2025 से क्या होगा, इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। दीज डायरेक्शंस शैल नॉट अप्लाई टू प्रोजेक्ट वेयर फाइनेंशियल क्लोजर हैज बीन अचीव्ड एज ऑन द इफेक्टिव डेट। अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट है ना, जो प्रोजेक्ट फाइनेंस जिसको इसमें ऐड किया गया है, अगर वो जो भी आपका प्रोजेक्ट था, अगर वो कंप्लीट हो गया है, क्लोज हो गया है, तो उस पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो दीज डायरेक्शंस शैल नॉट अप्लाई टू प्रोजेक्ट्स वेयर फाइनेंशियल क्लोजर हैज बीन अचीव्ड एज ऑन द इफेक्टिव डेट। तो जो क्लोज हो गया है प्रोजेक्ट, उसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, अदरवाइज ये आपका 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। Project finance may take the form of financing the construction of a new capital installation or financing an improvement enhancement in the existing installation। अब देखो यहाँ पर है क्या, देखो ग्रीन फील्ड का मतलब जो नया होता है, ब्राउन फील्ड का मतलब जो पहले से है, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको और भी ज्यादा रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है, फॉर और भी ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दीज डायरेक्शन एंड एक्सपोजर शैल क्वालिफाई एज अ प्रोजेक्ट फाइनेंस एक्सपोजर ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बोले गए हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड, ध्यान से सुनना। The predominant source of repayment as envisaged at the time of financial closure, that is at least 51%, must be from the cash flow arising from the project which is being financed। अब देखो जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, रियल एस्टेट से रिलेटेड था, है ना, यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपने फाइनेंसिंग कराया, आपने कुछ भी लोन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि जो जिस भी प्रोजेक्ट को आपने जिसके लिए फाइनेंस लिया था, ठीक है, जब आप लोन को रीपे करने जाएंगे, है ना, जब आप लोन को रीपे करने जाएंगे, तो वहां पर जो सोर्स ऑफ रीपेमेंट होगा, ठीक है, वो आपका किससे होगा, इट मस्ट बी फ्रॉम द कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, मतलब वो पैसा जो आपके उस प्रोजेक्ट से आया है, और कम से कम 51% पैसा आपके उस प्रोजेक्ट से होना चाहिए। मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट प्लान किया, उस प्रोजेक्ट के लिए आपने फाइनेंस कराया, ठीक है, अब जब आप रीपे करने जाएंगे, जो भी अमाउंट आपने फाइनेंस कराया था, तो जब आप रीपेमेंट करने जाएंगे, तो कम से कम 51% अमाउंट आपका उस प्रोजेक्ट से मिलने वाले प्रॉफिट के थ्रू प्रॉफिट से होना चाहिए। मतलब उस प्रोजेक्ट से जो पैसा आपने अर्न किया है, उसमें से 51% आपका अमाउंट जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। So the predominant source of repayment as envisaged at the time of the financial closure, that is at least 51%, must be from the cash flow arising from the project which is being financed। क्लियर है ये? मतलब जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने फाइनेंस करवाया था, उस प्रोजेक्ट से आपको जो पैसा अर्न हुआ है, उससे आप जो भी अमाउंट, जैसे आपने 100 करोड़ लिया था, तो उसका 51% पैसा आप जो रीपे करेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट से जो पैसा आपने अर्न किया है, उस पैसे को आप यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ओके। ऑल द लेंडर्स हैव अ कॉमन एग्रीमेंट विद द डेटर, और यहाँ पर बोला गया है कि जो भी
लेंडर्स हैं, ऑल द लेंडर्स हैव अ कॉमन एग्रीमेंट विद द डेटर, मतलब डेटर के साथ आपका एग्रीमेंट कॉमन होना चाहिए। अब जैसे आपको बड़े अमाउंट का लोन चाहिए तो किसी एक बैंक से तो आपको मिलेगा नहीं, आपने क्या किया, 2-3 बैंक से आपने लोन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप जितने भी लोगों से लोन ले रहे हैं, ठीक है, सबके साथ एग्रीमेंट आपका सेम होना चाहिए, अलग अलग एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि उनके साथ कोई और टर्म्स एंड कंडीशन है, इनके साथ कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया है ऑल द लेंडर्स हैव अ कॉमन एग्रीमेंट विद द डेटर, मतलब सभी लेंडर का एग्रीमेंट डेटर के साथ कॉमन होना चाहिए। क्लियर है? तो लेंडर और डेटर के बीच में जो एग्रीमेंट है वो कॉमन होगा। अगर आप 4-5 लोगों से लोन ले रहे हैं तो सबके साथ एग्रीमेंट सेम होगा। और यहाँ पर रीपेमेंट का जो प्रीडोमिनेंट सोर्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, इसके बाद सबसे मेन पॉइंट ये है जो आपको समझना है, प्रोविजनिंग फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स। देखो ये जो गाइडलाइन है ना, यहाँ पर प्रोविजन की बात की गई है। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है एक तरीके से जैसे बैंक जब लोन देता है ना, बैंक ने जैसे लोन दिया तो यहाँ पर होता क्या है कि बैंक को जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसमें से कुछ पैसा वो रिजर्व रख लेते हैं, ठीक है। तो क्यों रिजर्व रख लेते हैं? जैसे मान लो मैंने आपको लोन दिया बट मुझे पता है कि इस लोन में इतने % का रिस्क है, हो सकता है कि आप पैसा वापस ना करें, तो अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा, तो मैं पहले से एक प्रोविजन लेके रखूंगी कि इनकेस अगर फ्यूचर में इन्होंने पैसा वापस नहीं किया तो मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा रिजर्व है, ठीक है, तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो प्रोविजन का मतलब ही यही होता है कि आपके आगे होने वाले किसी भी तरीके के लॉस से खुद को बचा के रख रहे, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। प्रोविजन मतलब प्रावधान की बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पर बोला क्या गया है, फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस एक्सपोजर अ लेंडर शैल मेंटेन अ जनरल प्रोविजन एट द फॉलोइंग रेट्स फॉर द फंडेड आउटस्टैंडिंग ऑन अ पोर्टफोलियो बेसिस। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लेंडर है ना, वो प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए, अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो जो भी लेंडर्स हैं वो कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाकर रखेंगे। लास्ट ईयर जब इसका गाइडलाइन आया था तो वो 5% था, बट 5% बहुत ही ज्यादा होता है, तो अब इसको क्या किया गया है, कम किया गया है। देखो यहाँ पर बोला गया है जो भी हमारे CRE का मतलब होता है कि हमारे जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट है ना, यहाँ पर हम कॉमर्शियल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल रियल एस्टेट के लिए जो प्रोविजन बोला गया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फेज में, मतलब जब वो बन रहा है तो ये 1.25% होगा, ठीक है, कितना होगा, 1.25% होगा। CRE-RH मतलब ये हमारा जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट, ये आपका रेजिडेंशियल हाउसिंग हो गया, तो इस केस में बोला गया है कंस्ट्रक्शन फेज में 1% होगा और बाकी सबके लिए ये 1% होगा। क्लियर हो गया? ये तो कंस्ट्रक्शन फेज के लिए था। अब ऑपरेशनल फेज के टाइम, मतलब जब आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, तो ऑपरेशनल फेज में बोला गया है कि अब आप इसको कम कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट है उसके लिए ये 1% होगा और हमारा जो रेजिडेंशियल हाउसिंग है उसके लिए 0.75% होगा और अदर्स के लिए 0.4%। मतलब कंस्ट्रक्शन फेज में प्रोविजन इतना होगा और ऑपरेशनल फेज में इतना होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। आई रियली होप सो कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक का सुपर पास है। अगर हम सुपर पास की बात करें तो ये एक ऐसा पास है जिसमें आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंक, SSC, रेलवे, AJE, टीचिंग, कोई भी स्टेट का एग्जाम है, हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन आप इसमें कर सकते हैं। और अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रहा है और ये सेल सिर्फ आज के लिए। तो अगर आज आप इस पास को परचेस करते हैं तो 12 मंथ के लिए ये आपको सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज में मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है प्रिया जी, आप इस कोड को यूज करेंगे तभी आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। 799 रुपीज में ये मिल जाएगा, बट ये ऑफर सिर्फ आज के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ 799 रुपीज यहाँ पर पे करना है। उसके बाद 1 साल तक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, जो भी नए बैचेस लॉन्च होंगे, आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर कर सकते हैं। फ्री एक्सेस मिलेगा 1 साल तक आपको। बस एक बार पेमेंट करना है 799 रुपीज का। 1 साल तक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, बैंक, SSC, रेलवे, टीचिंग, AJE, है ना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। बस आपको एक बार पेमेंट करना है 799 रुपीज का। बाकी 1 साल तक आपको हर एक एग्जाम का फ्री एक्सेस मिलेगा, ठीक है। चलिए, बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आपको होता है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड PDF भी आपको यहीं पर मिलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सर्कुलर के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।